Morning everyone. As you all know, we are discussing the chapter Forest, Society and Colonialism, and today's topic is Sameem's Challenge. Around 1890, Swantico Sameem of Rendu Forest, a teak forest village, began questioning state ownership of the forest. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समीम्स चैलेंज। 1890 की अगर हम बात करें तो एक पर्सन थे जिनका नाम था स्वांटिको समीम, जो कि रैंडो ब्लैंकटन विलेज में, जो कि एक टीक फॉरेस्ट विलेज था, वहाँ रहते थे। उन्होंने जब देखा कि कॉलोनियल गवर्नमेंट फॉरेस्ट पे क्या कर रही है, अपनी ओनरशिप को कर रही है, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस पर क्वेश्चन करा, उन्होंने आर्ग्यू करा, उन्होंने बोला कि जो स्टेट है उसने ना ही विंड को बनाया, ना वाटर को बनाया, ना अर्थ को बनाया, ना वुड को बनाया, ये सभी चीज़ें नेचुरल है और इस पर सभी लोगों का क्या है, अधिकार है। सो ना वाइड स्प्रेड मूवमेंट डेवलप, और इसी पर फिर क्या हुई, एक मूवमेंट स्टार्ट हुई। Among those who helped organize it were Sameem's son-in-law. By 1907, 3,000 families are following his ideas. और फिर 1907 में क्या हुआ, 3,000 जो फैमिलीज थी वहाँ रहने वाली, उन्होंने इसका सपोर्ट किया, इस आइडिया का सपोर्ट किया। Some of the Samanid protested by laying down on their land. और कुछ जो सैमिनिस्ट थे, जो इनके जो सपोर्टर थे, उन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट किया अपनी लैंड में लेटकर। वैन डच केम टू सर्वे, जब डच उन्हें देखने में, जो डच की जो कॉलोनियल जो ऑफिशियल्स थे, जब उन्हें देखने आते थे तो वो क्या करते थे, जब वो सर्वे करने आते थे तो वो अपनी ज़मीनों पे क्या करते थे, लेट जाते थे। वाइल अदर रिफ्यूज टू पे टैक्सेस और फाइन्स और परफॉर्म लीगल, बल्कि जो कुछ लोग क्या करते थे, कुछ सैमिनिस्ट तो क्या करते थे, अपनी ज़मीनों पे लेट जाते थे, लेकिन कुछ सैमिनिस्ट क्या करते थे, टैक्स देने से, ठीक है, और फाइन्स देने से और उनके अंडर लेबरिंग करने में क्या करते थे, मना करते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्टिंग। अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था फॉरेस्ट पर। इन इंडिया वर्किंग प्लान्स वर abundant at this time and the forest department cut trees freely to meet British war needs। ठीक है, अगर इंडिया की हम बात करें तो जो वर्किंग प्लान थे वो abundant थे, ठीक है, क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो क्या था, वो बिजी था, वो फ्रीली क्या कर रहा था, ट्रीज़ को जो ट्रीज़ को कट कर रहा था और उनको क्या कर रहा था, ब्रिटिश की वॉर नीड्स के लिए भेज रहा था। इन जावा जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्यूपाइड द रीजन द डच फॉलोज स्कॉटेड अर्थ पॉलिसी, डिस्ट्रॉइंग sawmills and burning huge piles of giant teak logs so that they would not fall into Japanese hands। तो और इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो क्या हुआ, इंडिया में जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिश की वॉर नीड्स को पूरा कर रहे थे। और जावा की अगर हम बात करें तो जापानीज़ के ऑक्यूपाई करने से पहले डच ने क्या करा, एक स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी स्टार्ट करी, जिसमें उन्होंने क्या करा, सारे जो सॉ मिल्स थी उनको डिस्ट्रॉय करा और जितने भी पाइल्स थे जॉइंट वुड लॉग्स के, टीक के लॉग्स के, उनको क्या कर दिया, जला दिया, ताकि वो किसके पास ना पहुंच पाए, जापानीज़ लोगों के पास ना पहुंच पाएँ। द जापानीज़ दैन एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट रेकलेसली फॉर देयर ओन वॉर इंडस्ट्रीज, फोर्सिंग फॉरेस्ट विलेजर्स टू कट डाउन फॉरेस्ट। और जापानीज़ ने फिर क्या करा, एक्सप्लॉइट करा फॉरेस्ट को, ठीक है, और क्या करा, फोर्स के विलेजर्स को कि वो क्या करें, पेड़ काटें। मैनी विलेजर्स यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड कल्टिवेशन इन फॉरेस्ट। और कुछ जो विलेजर थे उन्होंने क्या करा, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई अपने कल्टिवेशन को एक्सपेंड करने की, तो उन्होंने वुड को काटना शुरू कर दिया। आफ्टर द वॉर इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस टू गेट दिस लैंड बैक। और उसके बाद फिर वॉर के बाद क्या हुआ कि इंडोनेशियन की जो फॉरेस्ट सर्विस थी उनके लिए ये मुश्किल हो गया कि वो इस लैंड को क्या कर सके, वापस ले सके। एज इन इंडिया पीपल नीड फॉर एग्रीकल्चर लैंड हैज़ ब्रॉट दैम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और अगर इंडिया की हम बात करें तो जो उनकी जो नीड थी एग्रीकल्चर लैंड की, ये क्या बन गई, कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक लड़ाई का मुद्दा बन गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिज़ायर टू कंट्रोल द लैंड एंड एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम इट। क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या चाहता था कि वो अपना कंट्रोल बनाए लैंड पे और लोगों को यहाँ से वहाँ से निकाल दे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यू डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट्री, कि कैसे जो नई डेवलपमेंट थी वो फॉरेस्ट्री में आई। सिंस द 1980s गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका have begun to see the scientific forestry and policy of keeping forest communities away from forest has resulted in many conflict। अगर 1980s की बात करें तो गवर्नमेंट जो थी एशिया की और अफ्रीका की, उन्होंने देखा कि जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और जो ये जो पॉलिसी थी कि कम्युनिटीज़ के जो फॉरेस्ट के जो ड्वेलर्स हैं उन्हें मतलब फॉरेस्ट से दूर रखने की,
उसने क्या किया है, बहुत सारी मतलब लड़ाइयाँ उत्पन्न मतलब लड़ाइयाँ हुई हैं, उसके वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रादर देन कलेक्टिंग टिम्बर हैज़ बिगन मोर इम्पॉर्टेंट गोल। और अब क्या हो गया था कि जो मतलब कंजर्वेशन फॉरेस्ट जो था उसे करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए क्या था, जो टिम्बर कलेक्ट करना था वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट गोल बन गया था। मतलब उनके लिए मेन एम क्या बन गया था, टिम्बर को कलेक्ट करना। द गवर्नमेंट हैड रिकग्नाइज दैट इन ऑर्डर टू मीट दिस गोल द पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट मस्ट बी इन्वॉल्व। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि अगर उनको ये गोल पूरा करना है तो वो जो फॉरेस्ट के पास जो लोग रहते हैं वो भी इसमें क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। इन मैनी केसेज अक्रॉस इंडिया द मिजोरम टू केरला dense forests have survived only because villages protected them in sacred groves known as सरनाज, देवाराकुडू, कान और रई। ठीक है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है मिज़ोरम से लेके केरला तक कि जो डेंस फॉरेस्ट थे वो इसीलिए बच गए क्योंकि जो विलेजेस थे उन्होंने उनको प्रोटेक्ट करा अपने सैक्रेड ग्रोव्स मान के, मतलब अपने भगवान मतलब अपने सैक्रेड होम प्लेस चीज़ें मानकर उनको क्या करा है, बचाया है। सम विलेजेस हैव बीन patrolling their own forest with each household taking it in turns instead of leaving it to forest guards. Local forest communities and environmentalists today were thinking of different forms of forest management. ठीक है, अगर इस टॉपिक की हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि जो 1980s में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी एशिया की और अफ्रीका की, उन्होंने देखा कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और ये जो पॉलिसी थी जिसके अंडर जो ब्रिटिश ऑफिशियल से उन्होंने अलाउ नहीं किया, जिसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया था फॉरेस्ट की कम्युनिटी के जो लोगों पर, तो वो उन्होंने देखा कि उसके से क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। ठीक है, और उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा फोकस किस पे कर रही थी, वो टिम्बर मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, टिम्बर की नीड पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, ना कि कंजर्वेशन पे और चीज़ों की। उन्होंने तो इस चीज़ को सही करने के लिए क्या हुआ, फॉरेस्ट डेवलपमेंट जो फॉरेस्ट्री थी उसमें डेवलपमेंट की गई और अब मेन मोटिव किसको बनाया गया, कंजर्वेशन को बनाया गया। ठीक है, अगर इंडिया के कुछ केसेस में देखिए तो मिज़ोरम से लेकर केरला तक ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट इसलिए बचे क्योंकि लोगों ने उनको अपना सैक्रेड क्योंकि उनको विलेजेस ने बचाया और विलेजेस में उन्होंने अपना क्या मान रखा था, सैक्रेड ग्रोव मान रखे थे, इसलिए वो जो फॉरेस्ट से बच गए। ठीक है, जिसमें ऐसा भी होता था कि लोग खुद वहाँ जाके देखते थे कि मतलब फॉरेस्ट गार्ड के बिना परवे के देखते थे। ठीक है, कि मतलब उनके फॉरेस्ट को किस तरीके से मतलब किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ एंड इन्वायरमेंटल टुडे, और आज भी आपने देखा होगा कि जो लोकल फॉरेस्ट और जो कम्युनिटीज़ या फिर इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो यही सोच रहे हैं कि किस तरीके से ये फॉरेस्ट है उसको मैनेज किया जाए, कैसे इसे आगे के लिए बचाया जा सके। तो बेटा आपने इस चैप्टर में पूरा हमने देखा कि कैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया पर और इंडोनेशिया पर इफ़ेक्ट किया। ठीक है, उनकी जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनको उनकी लाइफ्स को हार्म किया, उनकी लाइफ्स को क्या किया, मुश्किल बनाया कि वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, और कैसे उन्होंने उनके ऑक्यूपेशंस चेंज करवाए, साथ ही साथ कैसे उन्होंने नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स तो की, लेकिन उससे क्या हुआ, उससे मतलब और चीज़ों पे क्या हुआ, नुकसान हुआ। लोगों ने क्या करा, फिर रिबेलियन करे। ठीक है, रिबेल करा उसके अगेंस्ट। ठीक है, आज भी जैसे आपको पता होगा कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए हम किस पर डिपेंड है, फॉरेस्ट के लिए। अगर आज हम सर्वाइव कर रहे हैं तो किसकी वजह से सर्वाइव कर रहे हैं, फॉरेस्ट की वजह से, क्योंकि फॉरेस्ट हमें क्या देती है, ऑक्सीजन देती है, जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। और अगर कल के दिन अगर ये फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हमारी नीड्स पूरी नहीं हो सकती और हम क्या नहीं कर सकते, हम